हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर एक वर्ड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम सभी को पता है नीट में एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है ना। और हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन लाइन टू लाइन हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर ली है, हर एक फ्लो चार्ट, हर एक ट्रिक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और वहां से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये थर्ड वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, प्लीज जाकर के आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी और आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, जिससे कि जिन भी टॉपिक्स को मैं आपको लिखवा रहा हूं, जिन भी टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फ्लो चार्ट दे रहा हूं या फिर जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकें, क्योंकि एनसीईआरटी उसी को बहुत घुमा फिरा के कहती है। और जब मैं आपको फ्लो चार्ट दे देता हूं तो वहां से चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आइए अब अपनी तारीफ तो खुद से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम नहीं हो ना मेरी तारीफ करने के लिए इस टाइम, है ना। अच्छा हाँ, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कुछ अगर आप रिकमेंड करना चाहते हैं हमें कि सर इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करिए, आपका कोई पसंदीदा चैप्टर है तो उस चैप्टर का नाम लिख सकते हैं आप। मैं देखूंगा अगर शेड्यूल में बैठता है फिट तो मैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? और बाकी छोटे मोटे भी अगर आपके डाउट हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। आप सभी को पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 90% जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कंट्रासेप्टिव मेथड से आते हैं, ठीक है। बचा हुआ क्वेश्चन कहाँ से आता है सर? बचा हुआ क्वेश्चन आता है आर्ट से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एमटीपी, और छोटे मोटे क्वेश्चन आरसीएच वगैरह से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है मैं आपको बताऊं, वो मेन जो एक तरह से बोले कि इस चैप्टर का जो सोल है वो एक्चुअल में है कंट्रासेप्टिव मेथड। और ये बहुत ही वास्ट है ना। अलग अलग पेजेस पे दिया गया, बहुत सारी डिटेल है जो हमसे मिस हो जाती है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फ्लो चार्ट, जहां से एक भी डिटेल मिस नहीं होगी और आप हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। यहां पर देखिए, कंट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट होता है एक्चुअल में यहां से। इसके पहले हमने पॉपुलेशन पढ़ लिया था, ठीक है। छोटी मोटी जो चीजें थी वो देख ली थी, एमटीपीज हमने देख लिया था कि एमटीपी क्या होता है। अब यहां से कंट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट होता है। एक छोटी सी मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं कि आखिर प्रेगनेंसी को क्यों रोका जाना चाहिए, आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। उसके 2 मेजर रीजन है। पहला ये कि हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है ना। इस टाइम पर हम लगभग 800 करोड़ लोग हो गए हैं दुनिया में, और इतने ज्यादा लोग होंगे तो फिर जॉब का क्राइसिस होगा, फूड का क्राइसिस होगा, ठीक है। रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम रहता है तो थोड़ा सा मैनेज करने में सारी चीजें आसान होगी। दूसरी चीज ये कि कंट्रासेप्टिव मेथड का इसलिए भी यूज होता है कि पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप हो सके, है ना। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि पहला बच्चा गोद में है तब तक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर जब तक दूसरा बच्चा होता है तब तक तीसरे की बारी हो जाती है ना। ऐसा आपने देखा होगा। तो आप देखिए, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में अगर गैप नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होती, तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब हो जाती है ना। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए ही कंट्रासेप्टिव मेथड, और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी कंट्रासेप्टिव मेथड काफी कारगर है। चलिए जानते हैं। अब कंट्रासेप्टिव मेथड में जैसे आपने सुन रखा है कॉन्डम वगैरह, बहुत कॉमन नेम है, कॉन्डम का यूज करते हैं हम, है ना। कुछ पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स का यूज करते हैं, लेकिन बस इतना ही नहीं। आप जानेंगे स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन, नसबंदी का नाम आपने सुना होगा बच्चों, है ना। नसबंदी क्या होती है, इवन बड़ा ही नसबंदी से जुड़ा हुआ हमारे देश का एक डार्क पीरियड भी रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जबरदस्ती लोगों को पकड़ के नसबंदी कर दी जाती थी। अब ये नसबंदी होती क्या है, मेल में कैसे होती है, फीमेल में कैसे होती है, ठीक है। ये रिवर्सिबल है या नहीं है, इसके भी बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं तो उसके 4 बेसिक फीचर्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 देखिए यहां पर बच्चों, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। नंबर वन कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए एंड इजिली अवेलेबल, है ना। और कैसा होना चाहिए मेरे बच्चों? दूसरा, इजिली अवेलेबल होना चाहिए
इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, नंबर थर्ड, है ना, नंबर थर्ड क्या हुआ, लीस्ट मतलब बहुत ही कम साइड इफेक्ट उसका होना चाहिए या फिर नहीं साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव्स, डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ठीक है। तो नंबर वन, पहली चीज की जो कंट्रासेप्टिव जो भी आप यूज करें, जैसे कॉन्डम हो गया, अनवांटेड 72 जो पिल्स वगैरह होती हैं, या फिर हम बात करें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस वगैरह, तो पहले चीज यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसे जो भी इस्तेमाल कर रहा है, कॉन्डम हो चाहे अनवांटेड 72 जो भी टैबलेट्स आते हैं, ओरल टैबलेट्स आते हैं, या फिर कॉपर टी हो, ठीक है, तो यूज करते वक्त जो यूज कर रहा है पर्सन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अवेलेबल इन मार्केट, हर जगह वो अवेलेबल होना चाहिए। पता चले आप करना तो चाहते हैं उसे इस्तेमाल, लेकिन मार्केट में कहीं कॉन्डम ही तुम्हें नहीं मिल रहा है, या फिर जो दूसरी चीजें हैं कंट्रासेप्टिव की पिल्स नहीं मिल रही है तुम्हें, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड थिंग, ये सेक्सुअल ड्राइव्स यानी इंटरकोर्स के टाइम पर, मेटिंग के टाइम पर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस या डिजायर से रिलेटेड कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस प्रोवाइड ना करे, ठीक है। फोर्थ थिंग क्या बोला है मेरे बच्चों, कि इसका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, है ना, साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए या लगभग ना हो। पता चले कि आप अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करें, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप क्यों इस्तेमाल करेंगे उसे, आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 4 बेसिक फीचर होने चाहिए किसके, कंट्रासेप्टिव मेथड के, ठीक है। इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंट अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप into following categories, namely natural or traditional, barrier, IUDs, intrauterine devices, oral contraceptive, injectable, है ना, and implant and surgical method। इतने सारे टाइप के कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए आपके लिए मैं लेकर के आया हूं ये फ्लो चार्ट, देखो बस इतना पढ़ लो तुम, बस ये फ्लो चार्ट अगर आपने पढ़ लिया मेरे बच्चों, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, बस ये फ्लो चार्ट, और मैं आपको बता दूं, गारंटी से देता हूं, लास्ट 10 ईयर में 20+ क्वेश्चन यहां से पूछे गए बस इस सिंगल फ्लो चार्ट से। हाँ सर कुछ दिख नहीं रहा, दिखेगा अभी, ठीक है। पहले समझिए आप कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जो कंट्रासेप्टिव मेथड है यानी प्रेगनेंसी रोकने का जो तरीका है मेरे बच्चों, उसकी कुछ बेसिक सी चीजें जानिए। जो कंट्रासेप्टिव मेथड होता है ये 2 टाइप का होता है। नंबर 1 टेम्परेरी होता है, और कुछ कैसे होते हैं मेरे बच्चों, परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ, कुछ टाइम तक जब तक आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब इसे आप इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो फिर से प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन जो परमानेंट है, एक बार आपने करा लिया तो उसके बाद आप चाहें कि फिर से आप प्रेग्नेंट हो जाएं या फिर मदर फादर बन जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो परमानेंट वाला पार्ट है मेरे बच्चों, जो परमानेंट वाला पार्ट है, इसी को हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप, इसी का दूसरा नाम है नसबंदी। अब होती कैसे मेल फीमेल में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंट्रासेप्टिव में आप देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, टेम्परेरी मेथड्स को। टेम्परेरी मेथड में मेरे बच्चों पहला आएगा नेचुरल मेथड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, बैरियर मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल मेथड क्या होता है, आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे। तो पहले हम टेम्परेरी में देखते हैं। टेम्परेरी मेथड में कौन सा है बच्चों, नेचुरल मेथड, है ना, नेचुरल मेथड। इसमें हम बाहर से कुछ भी ले नहीं रहे, मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे, नेचुरली हम कुछ चीजें फॉलो करेंगे जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। इसके बारे में एनसीईआरटी कुछ लाइनें कहती है, क्या कहती है उसके बारे में देख लीजिए। एनसीईआरटी कहती है मेरे बच्चों, दीज वर्क ऑन प्रिंसिपल टू अवॉइड चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवा मीटिंग। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, स्पर्म और ओवा दोनों के मिलने के चांस को अवॉइड करते हैं। अब स्पर्म और ओवा दोनों मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर है। अच्छा, यहां पर बोलती है इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, नो साइड इफेक्ट है। याद रखिए, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहा है बट कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप कोई चीज बाहर से नहीं ले रहे हो, मेडिसिन वगैरह, ठीक है। एंड हाई चांस ऑफ फेलियर, इसके फेल होने का भी चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन को, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फेलियर का चांस कैसा है, हाई है। दैट्स वाई तो बोला टेम्परेरी, कभी भी प्रेगनेंसी हो भी सकती है ना, दैट्स वाई कॉल्ड टेम्परेरी। अच्छा, इसके टाइप्स में बात करें, नेचुरल में टाइप्स 3 है बेटा। पहला है क्या, रिदम
या फिर सेफ पीरियड, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब अवॉइड करना। अब क्या अवॉइड करना है, देखिए एनसीईआरटी कहती है, इसमें क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, मेथड इन विच कपल अवॉइड कोइटस मेटिंग फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ पा रहे हैं आप, 10 दिन से लेकर के आपको 17th डे तक आपको क्या करना है, अवॉइड करना है मेटिंग को। क्यों ऐसा, जरा समझिए। यहां पर नीचे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए होता क्या है, होता यूं है मेरे बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, सपोज करो कोई फीमेल है जिसका 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ पीरियड आना, और तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक कंप्लीट होगा, सपोज करिए 28 जनवरी तक, 28 दिन का होता है, कंप्लीट होता है। अब जो एग बनता है ना वो बनेगा 14 जनवरी को, 14th डे बाद 14 दिन बाद बनता है एग, यहां पर बनेगा एग। अब एग की जो लाइफ है मेरे बच्चों, एग की जो लाइफ है वो कितनी है, 1 डे है ना, 1 डे यानी कि 24 आवर्स, ठीक है। यानी जो एग है वो कब तक जिंदा रहेगा, 15 जनवरी तक, 14 तारीख को बना एग और 15 तारीख तक जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म की लाइफ होती है, जो स्पर्म की लाइफ होती है, जो स्पर्म की लाइफ है वो होती है 2 to 3 डेज, 2 to 3 डेज। तो अगर आप सोचें, यहां पर ध्यान दें, अगर आप समझें कि अगर 14th जनवरी को एग का फॉर्मेशन हो गया, तो अगर 13th जनवरी को मेरे बच्चों, 13th जनवरी को कॉपुलेशन हुआ, मेटिंग हुई, तो स्पर्म तो 2 से 3 तक जिंदा रहता है, 2 से 3 दिन तक। तो 14 तारीख को जब एग आएगा तो उसे फर्टिलाइज कर देगा। तो हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए, 14th जनवरी से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मेटिंग को रोकते हैं, क्वाइटस को रोकते हैं, फिजिकल जो रिलेशन होता है उसको रोकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि 10th जनवरी से लेकर के 17th जनवरी तक अगर हम क्वाइटस को, मेटिंग को रोक दें, इसका मतलब ये हुआ कि एग जो होगा वो बीच में ही डेड कर जाएगा। जैसे समझो 14th जनवरी को एग बना, 15 तारीख को ही ये क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, 15 जनवरी को ही इसकी डेथ हो जाएगी एग की। तो जब 17 तारीख को है ना, 17 तारीख को 17 जनवरी को यहां पर अगर मेटिंग हुई, स्पर्म एंट्री किया, लेकिन 17 जनवरी को आप बताइए क्या स्पर्म ओवा जिंदा रहेगा, नहीं। जब ओवा है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए आप बिना किसी दवा को खाए हुए अगर किसी फीमेल का पीरियड है तो उसके पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक उसके बीच में अगर मेटिंग नहीं करते हैं, क्वाइटस नहीं करते हैं, तो उसके प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन अगेन ये टेम्परेरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि 14th डे कब आ जाएगा। ये तो एग रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो तो हार्मोनल है ना। हो सकता है मॉर्निंग में रिलीज हो जाए, हो सकता है आफ्टरनून में या फिर नाइट में रिलीज हो, ठीक है। तो पता चले कि आप डेज काउंट कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें ठीक से बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि पीरियड्स भी डिले होते हैं 1-2 दिन, ठीक है। इसलिए ये टेम्परेरी मेथड में इसको रखा गया है, इसके फेल होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सेफ पीरियड आप मान के चल सकते हो कि 10 से लेकर के 17 डे तक, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आया। दूसरा, विड्रावल और क्वाइटस इंटरप्ट। विड्रावल मतलब क्या होता है, बाहर निकाल लेना। क्वाइटस इंटरप्ट मतलब कि मेटिंग को बीच में रोक देना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन एंड पार्टनर प्रिवेंट व्हाट, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या था, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो होता है क्या, ड्यूरिंग मेटिंग ही क्या करेगा, इजाकुलेशन मतलब सीमेन के बाहर आने से पहले ही मेल पार्ट अपना क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेनिस को बाहर निकाल लेगा और इजाकुलेशन बाहर कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव के बाहर। अच्छा, तो इससे क्या होगा, जो सीमेन है उसके अंदर स्पर्म था, अब स्पर्म अगर एंट्री नहीं किया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप बच सकते हैं, लेकिन इसके भी फेल होने का चांस ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर सपोज करो 1 ml सीमेन रह गया, 1 ml सीमेन भी अगर पेनिस के टिप पर रह गया तो 1 ml सीमेन में बच्चों 80 मिलियन टू 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, और एक ही स्पर्म प्रेगनेंसी के लिए काफी है, फर्टिलाइजेशन के लिए काफी है। सो हाई चांस ऑफ फेलियर है यहां पे, ठीक है। हम जनरली कहते हैं कि ठीक है इजैकुलेशन बाहर होगा तो चलेगा, लेकिन बट ये कंफर्म नहीं करता। हो सकता है कि 1 ड्रॉप हो और उसी ड्रॉप में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म है और एक ही स्पर्म चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हो सकता है अगली बार जब इंसर्ट करे पेनिस को फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, तो हो सकता है वहां से सीमेन की ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ जाए, स्पर्म आगे की तरफ बढ़ जाए, इंसेमिनेशन हो जाए और एक को जाकर के वो फर्टिलाइज कर दे,
ठीक है, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड इसे टेम्परेरी बेसिस पर किया जा सकता है, परमानेंट नहीं। 100% ये काम नहीं करता, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? मिल्क का सेक्रेशन। जब किसी फीमेल को बेबी होता है ना, पार्चुरेशन डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के लगभग 6 महीने बाद तक पीरियड्स नहीं आते। देखिए नेचर कितना कमाल का है ना। जब किसी फीमेल की डिलीवरी होती है तो लगभग 6 महीने तक उसे पीरियड नहीं आते। अच्छा, पीरियड नहीं आएगा मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो मतलब एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा मिल्क जब बन रहा है, प्रेगनेंसी के बाद ही तो मिल्क बनता है ज्यादा से ज्यादा। आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद, कब तक मेरे बच्चों? अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक। इसीलिए क्या होता है, दो सगे भाई बहनों में या भाई भाई में या बहन बहन में एटलीस्ट 15 मंथ का गैप होता है, इससे कम हो ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है, जैसे कोई बेबी है, आज पैदा हुआ, ठीक है, आज पैदा हुआ, अब 6 महीने तक है ना, इसके आज सपोज करो 1 जनवरी को ये पैदा हुआ पहला बेबी, अब 6 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं उस फीमेल को। 6 महीने तक पीरियड नहीं आया मतलब 6 महीने के बीच में वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब 6 महीने के बाद जब पीरियड आया 7वें महीने में, तो सपोज करो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब प्रेगनेंसी जो आगे की तरफ बढ़ रही है, प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ की होती है ना, फिर से दूसरा बेबी यहां पर डिलीवर होगा। तो आप देखिए 6 महीने की ये प्रेगनेंसी हो गई और 6 महीने और जब पीरियड नहीं आए थे, है ना, तो 6 और 9 कितने हो गए मेरे बच्चों? 15 महीने। ठीक है, तो पहले बेबी और दूसरे बेबी के बीच में कितने महीने का गैप होगा? 15 महीने का, यानी 15 मंथ का। समझ पा रहे हैं? तो इसे कहते हैं 1.25 महीने का गैप है। जनरली लोग 1 साल कह देते हैं, बट 15 महीने होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप जानते रहिए। अच्छा, कुछ और चीजें मेरे बच्चों, हमने जान लिया कि नेचुरल मेथड क्या होता है। नेचुरल मेथड के बाद हमें फोकस करना है बैरियर मेथड पे। बैरियर मेथड क्या होता है? पहली चीज, ये सर बना होता है मेड अप ऑफ व्हाट? रबर एंड लेटेक्स, है ना, रबर और लेटेक्स का बना होता है। अच्छा सर, रबर और लेटेक्स का बना है, ये क्या है? इन दिस मेथड ओवा एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड बाय फिजिकल मीटिंग, यानी स्पर्म और ओवा दोनों की मीटिंग को रोका जा रहा है बाय फिजिकल बैरियर, एक बैरियर का इस्तेमाल करके। वो बैरियर क्या हो सकता है? कॉन्डम हो सकता है, वॉल्ट हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझो। जब आप बैरियर का इस्तेमाल करते हैं तो ये और क्या करता है? प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका हम दूसरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी को हम वेनेरियल डिजीजेस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एड्स वगैरह हो गया, उससे भी बचाएगा। एंड एड्स, क्लियर है बच्चों? अगर आप बैरियर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम वगैरह का। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंसर्टेड है, खुद से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। एंड प्राइवेसी मेंटेन, यानी जो इस्तेमाल करने वाला है बस उसी को पता चलेगा कि वो इस्तेमाल कर रहा है और किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे सपोज करिए आप कॉन्डम बाई करके आते हैं घर पे और कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको पता है कि आप कॉन्डम यूज कर रहे हैं, बाकी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन है मेरे बच्चों। क्लियर है? अच्छा, इसके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जैसे देखिए कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम एंड वॉल्ट। बट इसमें इंपॉर्टेंट मैंने क्या लिखा है समझिए। जो कॉन्डम होता है, बीच में देखिए मैंने लिखा है मेल एंड फीमेल, यानी मेल के लिए भी कॉन्डम होता है और फीमेल के लिए भी कॉन्डम होता है। आप तो सोचेंगे सर फीमेल के लिए कॉन्डम कैसे होता है? बिल्कुल होता है, जिसे बोलते हैं फेमीडोम। क्या बोलते हैं? फेमीडोम। फीमेल के लिए भी होता है, बट जनरली इसका एडवर्टाइजमेंट आता है मेल का ही आता है। ठीक है, तो लोगों को ये चीजें पता नहीं है। ठीक है, फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स आते हैं। अच्छा, ये कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल। कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार इस्तेमाल कर लिया तो सेम कॉन्डम को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ और चीजें जैसे सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट, है ना, ये जो तीनों चीजें हैं मेरे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू यूज की जा सकती हैं? फीमेल के थ्रू यूज की जा सकती हैं। मेल इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी चीजें, ये रीयूजेबल है, एक से ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या सर? ये क्या करता है? सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और ये जो वोल्ट है, ये क्या करते हैं? कवर सर्विक्स एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस फ्रॉम सर्विक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये सर्विक्स को कवर कर लेते हैं। सर्विक्स क्या है मेरे बच्चों? यहां पर देखिए, आप नीचे आ जाइए। जैसे देखिए, ये यूटेरस था फीमेल का,
ये सपोज करिए यूटेरस है ना, ये यूटेरस है। तो हमने एक चीज़ देखा था, हमने नोटिस किया था, यहाँ पर एंडोमेट्रियम था, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये देखिए, ये है वजाइना, ये है वजाइना। अब ये जो पार्ट होता है मेरे बच्चों, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल है ना, सर्वाइकल कैनाल। तो होता क्या है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप डायफ्राम का इस्तेमाल करें, वॉल्ट का करें, चाहे सर्वाइकल कैप का करें, तो ये करता क्या है, यहाँ से ये इस तरह से कवर कर लेगा, इस सर्विक्स को कवर कर लेगा, सर्वाइकल कैनाल को कवर कर लेगा। तो जब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जब यहाँ पर कॉपुलेशन करेगा, तो जो स्पर्म है बेटा, वो स्पर्म यहीं पर रह जाएगा, है ना, जहाँ कहाँ रह जाएगा, वजाइना में रह जाएगा, या फिर कहाँ तक पहुँचेगा बताइए, सर्वाइकल कैनाल तक ही पहुँचेगा, लेकिन अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये कभी भी सर्वाइकल कैनाल से यूटेरस में स्पर्म नहीं पहुँच पाता, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस सर्विक्स को कभी भी पास आउट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक कवरिंग लगी पड़ी है, ठीक है, ट्यूब लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, ये समझ लिया आपने। अब टेम्परेरी में हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, नेचुरल मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया। अब क्या है हमारा तीसरा, केमिकल मेथड, है ना, कि कौन कौन से केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जेली, फोम एंड वजाइनल टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट है, इसके साथ बहुत सारी स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को किल करने वाली जेलीज आती हैं, बहुत सारे फोम आते हैं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ वेजाइनल टैबलेट्स आते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो है आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। क्या बोलते हैं सर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, यूटेराइन मतलब यूटेरस, डिवाइस मतलब एक पर्टिकुलर कोई डिवाइस है, कोई मैकेनिकल कुछ है ऐसा, ठीक है। तो यूटेरस के अंदर हम इसे इम्प्लांट करते हैं, यूटेरस के अंदर डालते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसमें तीन चीजें हैं बेसिकली। नंबर 1, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, है ना। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या करती हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस इन यूटेरस एंड हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। हॉस्टाइल मतलब क्या, अनफेवरेबल, है ना, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल क्या है इसका मेरे बच्चों, लिप्स लूप, लिप्स लूप होता है। इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा समझो। आप यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कि ये यूटेरस है मेरे बच्चों, है ना, ये यूटेरस है। तो क्या होता है, लिपिस लूप जो होता है उसको यहाँ पर ऐसे, है ना, ऐसे लगा दिया लिपिस लूप। जब यहाँ पे लिपिस लूप को इंसर्ट कर दिया जाता है बाय डॉक्टर, प्रोफेशनल जो होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह, उनके थ्रू यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूटेरस में डाला जाता है। अच्छा, तो होगा क्या, अब एक फॉरेन मटेरियल यूटेरस में प्रेजेंट है, फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट है, तो आप सभी को पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे, भाई कोई फॉरेन मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है। तो उसे खाने के लिए क्या भेजेंगे, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस वगैरह सेल भेजी जाएंगी, है ना। तो WBC की सेल है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, वो यहाँ पर आ जाएंगे सर, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। और जब यहाँ पर स्पर्म एंट्री करेगा, तो इस स्पर्म को खाने का काम कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। तो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खा जाना, टू इंगल्फ, है ना, किसको, स्पर्म को। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो स्पर्म को खाने की प्रोसेस यहाँ पर होती है फैगोसाइटोसिस। कौन करता है, लिपिस लूप। लिपिस लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अच्छा, और क्या मेरे बच्चों, और क्या, यहां पर देखिए, कुछ कॉपर रिलीजिंग आप आईयूडीज इंसर्ट कर सकते हैं यूटेरस में। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं उसके जान लीजिए आप। कॉपर डिक्रीज स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की मोटेलिटी को डिक्रीज कर देगा, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देगा। अब स्पर्म एग के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, जब एग नहीं पहुंच पाएगा तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सपोज करो अगर एग के पास पहुंच भी गया, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसके पास एनर्जी ही नहीं बची, उतनी कैपेसिटी ही नहीं बची, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, रुक गई। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या क्या सर, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, याद रखिएगा, ये डिवाइसेस के नाम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिए, कॉपर टी क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, है ना, डिक्रीज कर देगा स्पर्म की मोटेलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। एंड थर्ड वन, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये हार्मोन रिलीज करेंगे,
याद रखिएगा। ये क्या करता है मेरे बच्चों, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड हॉस्टाइल सर्विक्स। समझो जरा, ये सर्विक्स के म्यूकस को चेंज कर देगा जिससे स्पर्म की एंट्री ना हो पाए। दूसरा, ये क्या करेगा, यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल कर देगा, अनफेवरेबल कर दिया, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। अब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं बच्चों? अभी हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, यही सारी चीजें दी गई हैं। अच्छा, ये तो हो गया, आईओडीज हमने पढ़ लिया। अब कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल मतलब होता है माउथ, कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिन्हें हमें खाना पड़ता है। इन टैबलेट्स को याद रखिएगा, विद इन 72 आवर्स अगर आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये इफेक्टिव होगी। कब खा सकते हैं आप इसे? कभी भी नहीं। सपोज करिए कि 1 जनवरी को आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, मतलब विदाउट कंडोम आप किसी के साथ फिजिकल हुए, ठीक है। कब हुए सर? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को, तो 3 दिन कब होते हैं 1 जनवरी से लेकर के सर 72 आवर्स आप काउंट कर लेना, यानी 4 जनवरी से पहले, है ना, आपको ये टैबलेट कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाकर के प्रेगनेंसी को रोका जा सकता, अदरवाइज नहीं। मार्केट में बहुत सारे टैबलेट आते हैं, जैसे अनवांटेड 72 हो गया। 72 यहाँ पे आवर्स को डिनोट कर रहा है, 72 घंटे के अंदर लेना है तुम्हें। मालाडी हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद सहेली हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैबलेट आते हैं मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब मजेदार बात क्या है सर, यहाँ पर देखिए, सुनिए क्या लिखा है, ओरल टेक 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। कैसा? अनप्रोटेक्टेड, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड मतलब क्या? कॉन्डम का आपने इस्तेमाल नहीं किया है। ये किसका बना होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव किसका बना होता है? इसमें सिर्फ प्रोजेस्टोजेन होगा, जो कि एक सिंथेटिक फॉर्म है प्रोजेस्टेरॉन का, याद रखिएगा। और या तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, प्रोजेस्टोजेन होगा प्लस एस्ट्रोजन, है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। प्रोजेस्टोजेन के साथ एस्ट्रोजन भी हो सकता है, या फिर एक टैबलेट में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टोजेन हो सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा? इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा, एंड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। तो मतलब अगर सपोज करो कोई फीमेल है, नेक्स्ट डे उसका ओवुलेशन होना है ना, एग रिलीज होने वाला है, तो एग को रिलीज होने से रोकेगा ये टैबलेट। दूसरी बात, अगर एग रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन होने से रोकेगा, प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। समझ पा रहे हैं? ठीक। ये क्या करता है मेरे बच्चों? और अल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। सर्विक्स के पास में सर्वाइकल जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, उसकी डेंसिटी बढ़ा देगा, स्पर्म उसमें ट्रैप हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब स्पर्म इंसेमिनेट नहीं कर पाया तो एग के पास नहीं पहुंच पाएगा, एग के पास नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। टाइप क्या है? मालाडी और सहेली। सहेली के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, फिर से लेकिन यहां पर देख लेना आप। मालाडी क्या है मेरे बच्चों? मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन, यूज 21 डे, 21 दिनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वीक, है ना, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पीरियड्स के 5वें दिन से। यहां पर देखना, पीरियड के 5वें दिन, पहले ही हफ्ते से हम इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सहेली क्या है? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल मतलब क्या? नॉन हार्मोनल, इसमें कोई भी हार्मोन नहीं होता, ठीक है। एंड किसके थ्रू ये बनाया गया था? CDRI लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां है मेरे बच्चों? लखनऊ में, लखनऊ यूपी, क्लियर है, लखनऊ यूपी इंडिया। तो याद रखना, CDRI ने बेहतरीन टैबलेट बनाया जिसमें कोई भी हार्मोन नहीं था, लेकिन ओरल कंट्रासेप्टिव था और ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करता था, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है? वंस अ वीक पिल, यानी हफ्ते में सिर्फ आपको एक ही टैबलेट खाना है, आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। मतलब मेरे बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? टेम्परेरी मेथड कंप्लीट कर लिया है, टेम्परेरी मेथड पढ़ लिया है हम ना। टेम्परेरी मेथड में याद रखना क्या क्या चाहिए? नेचुरल मेथड आएगा, नेचुरल मेथड में 3 चीज़, सेफ पीरियड, दूसरा विड्रावल ऑफ पेनिस, थर्ड लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशन मतलब क्या था? मिल्क का सेक्रेशन, है ना, जब तक मिल्क का सेक्रेशन बहुत तेजी से होता रहता है तब तक पीरियड्स नहीं आएंगे। फिर हमने देखा बैरियर मेथड, फिर हमने देखा केमिकल मेथड, फिर हमने देखा क्या? आईयूडीज देखा, फिर हमने क्या देखा? ओरल कंट्रासेप्टिव। ये सारी चीजें आ जाती हैं टेम्परेरी में। अब हम देखने वाले हैं परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या होता है? परमानेंट मतलब क्या होता है सर? स्टेरिलाइजेशन। इसे रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपने इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया, इसी को बोलते हैं नसबंदी। हिंदी में आप समझो इसको क्या बोलते हैं? नसबंदी, है ना। एक बार नसबंदी करा ली तो फिर सोचे कि अब नहीं मैं फिर से पापा बनना चाहता हूं, तो नहीं बन पाओगे भाई, है ना। इसे रिवर्सिबल एनसीईआरटी कहती है,
रिवर्सिबिलिटी आर वेरी पुअर। इम्पॉसिबल नहीं कहती, कहती है वेरी पुअर, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए ये करता क्या है। नंबर 1, ब्लॉक गैमिट ट्रांसफर। गैमिट यानी स्पर्म या फिर ओवा को ट्रांसफर को रोकेगा। अच्छा और क्या करेगा, हाईली इफेक्टिव है मेरे बच्चों, काफी अच्छा काम करता है, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये रिवर्सिबिलिटी इसकी है नहीं सर, बहुत ही पुअर है, लगभग ना के बराबर ही समझो तुम। ठीक है, अच्छा इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है मेरे बच्चों वैसेक्टॉमी, दूसरा क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी। अब वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी क्या है इसको जरा तुम समझ लो। यहां पर देखो तुम, यहां पर तुम देखो, समझाता हूं तुम्हें। यहां पर देखो तुम, ये देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या है मेरे बच्चों, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, तो जब हम वास डिफरेंस को कट करके यहां पर देखिए टाइट कर दिया है, दोनों ही वास डिफरेंस की ट्यूब को कट कर दिया और उसे टाइट कर दिया, तो उसी को बोला क्या, वैसेक्टॉमी। क्या नाम बोला, वैसेक्टॉमी। टॉमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, है ना। क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल, यानी कट करके निकाल देना या टाइट कर देना। ठीक है, अब होगा क्या मेरे बच्चों, ये टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस है, तो यहां पे स्पर्म बन रहा है, स्पर्म यहां से बनेगा, लेकिन ये वास डिफरेंस में ही रह जाएगा स्पर्म, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या सीमेन में, क्या सीमेन में स्पर्म होगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर सीमेन में स्पर्म होगा नहीं, क्योंकि स्पर्म सिर्फ कहां रह गया, वास डिफरेंस में ही रह गया। समझ पा रहे हैं। अब जब सीमेन में स्पर्म गया ही नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जा पाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर। अच्छा ट्यूबेक्टॉमी, क्या बोला सर, ट्यूबेक्टॉमी, है ना। यहां पर ध्यान से देखिए, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, है ना, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब किसमें होती है, ये ट्यूब मतलब क्या है, फैलोपियन ट्यूब। टॉमी मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल या कट करके रिमूव कर देना, है ना। तो यहां पर देखिए आप, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया गया है, तो ये है ओवेरी मेरे बच्चों, ये है ओवेरी, है ना, ये है ओवेरी। ओवेरी से जब एग निकलेगा तो कहां जाएगा बताइए, इनफंडिबुलम में, फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम से कहां जाएगा, एम्पुला में, एम्पुला में जाकर वेट करेगा। लेकिन सपोज करिए कि यहां से स्पर्म एंट्री लेता है, स्पर्म एंट्री लेगा तो ये यूटेरस तक ही रह जाएगा, कभी भी एम्पुला रीजन में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए कट करके बांध दिया गया है, यहां पे कट करके टाइट कर दिया गया है, तो स्पर्म कभी भी एम्पुला में नहीं पहुंच पाएगा। जब एम्पुला में नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। बस याद रखना, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होती है तो ट्यूबेक्टॉमी किस में होगी बताइए, फीमेल में। वास डिफरेंस मेल में होती है तो वैसेक्टॉमी किस में होगी, मेल में। क्लियर है बच्चों। चलिए यहां पर देखिए, अब इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे नीट के एग्जाम में, उसका भी मैंने आंसर दिया है। अब समझो, यहां पे देखो मेरे बच्चों, यहां पर देखो, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझो आप। मैं कह रहा हूं वैसेक्टॉमी क्या है, कट एंड टाइट वास डिफरेंस इन मेल। वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया तो इसको बोलते हैं क्या, वैसेक्टॉमी। और कमाल की चीज मैं तुम्हें बताऊं क्या, 1975 में, है ना, 1975 में इंडिया में जबरदस्ती लोगों की वैसेक्टॉमी कर दी जाती थी, नसबंदी कर दी जाती थी। अब जाकर के सर्च करिएगा, और जबरदस्ती हमारे देश में लगभग 60+ लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई, मेल की। हाँ, एक्चुअल में ट्यूबेक्टॉमी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, लेकिन वैसेक्टॉमी बड़ा आसान होता है, 10 मिनट में काम खत्म हो जाता है। तो पता चले कि मार्केट कोई जाता था, ठीक है, पता चले शाम को कोई मार्केट गया, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, लाया, नसबंदी कर दिया 10 मिनट में, फिर छोड़ दिया, गए घर, पता चला कि भाई लुट गए, है ना, ऐसा हुआ है। 60 लाख प्लस लोगों की नसबंदी कर दी जाती थी। अच्छा, जिसकी शादी हो गई, 2-4 बच्चे हैं, उसका हुआ तो चलो समझ में आता है, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, उनका क्या कसूर भाई, है ना। तो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हो गए थे, बाकी सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ था। अब सोचिए, जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसका आपने नसबंदी कर दिया, और इसमें रिवर्सिबिलिटी है नहीं, ये स्टरलाइजेशन का मेथड है, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फादर नहीं बन पाएगा। सोचो, आपने तो जीवन ही बर्बाद कर दिया। अगर क्या हो कि वो अपनी फैमिली में इकलौता बंदा हो, अपनी माँ बाप का अकेला हो, आपने उसकी नसबंदी कर रखी, उसका फैमिली ट्री फिर आगे कैसे बढ़ेगा। ये चीजें हैं, ठीक है, एक बार सर्च कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर आप
वैसेक्टॉमी करते हैं मेल में, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, कौन कौन सी प्रोसेस, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या चीजें होंगी। अकर्स स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, क्योंकि वो टेस्टिस में होता है, टेस्टिस को हमने छेड़ा तक नहीं, हमने सिर्फ वास डिफरेंस को कट किया है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस होगा, बिल्कुल होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल होगा। स्पर्मिएशन होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, तो बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा स्पर्म, ठीक है। और क्या होगा, स्पर्म गेट मोटाइल एंड मैच्योर, क्या स्पर्म मैच्योर होगा और मोटाइल होगा, यस, क्योंकि एपिडिडाइमिस में होता था, और एपिडिडाइमिस को हमने कुछ भी छुआ तक नहीं, ठीक है। ये चीजें क्या नहीं होगा, सुनो, नॉट अगर सीमेन विदाउट स्पर्म, तो सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, एंड व्हाट, नो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। याद रखना क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं। अच्छा, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, कट एंड टाइड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया, तो बोला कि सर हो गया ट्यूबेक्टॉमी। अच्छा, क्या चीजें होंगी ट्यूबेक्टॉमी में, ऊजेनेसिस होगी, यस, ऊजेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ एग, है ना। एग कहाँ पर फॉर्म होता था, ओवेरी में, ओवेरी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, यस होगी, क्योंकि यूटेरस और ओवेरी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन क्या था, रिलीजिंग ऑफ सेकेंड oocyte, यस, एग रिलीज होगा। क्या नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी, भाई फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी क्या आएगी। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है फ्लो चार्ट, समझ पा रहे हैं। लो जी सर, हो गया। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं टेम्परेरी वाला कर देता हूं आपके सामने, ठीक है। टेम्परेरी वाले का फ्लो चार्ट ले लीजिए, ऐसे स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। टेम्परेरी का फ्लो चार्ट ले लीजिए, लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब ये रहा सर परमानेंट का, लो सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर है बच्चों, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एनसीईआरटी को हम पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कहती है, यहां पर देखो, आ जाओ। एनसीईआरटी कहती है, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर देखिए, नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल टू अवॉइड चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, है ना। नेचुरल मेथड किस पर काम करता था कि स्पर्म और ओवा को मिलने ना दिया जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पहला मैंने बताया था आपको। दूसरा क्या था, विड्रावल ऑफ पेनिस या फिर कोइटस इंटरप्ट। थर्ड वन क्या था, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब ये चीजें होती क्या है, इसको जान लेते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या था, इज सच अ मेथड इन विच द कपल अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कोइटस, है ना। अवॉइड करता है क्या, कोइटस, मीटिंग को अवॉइड करेगा कब से कब तक, फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पीरियड को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। लाइन टू लाइन मैच कर रहा है। A chance of fertilization are very high during this period. It is called the fertile period. जी हाँ, तो 10 से लेकर के 17 डेज का जो पीरियड होता है वही क्या है, फर्टाइल पीरियड। तो ऐसे कपल जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किस में करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर के 17 डेज के बीच में। और जिनके पास ऑलरेडी बच्चे हैं या बच्चे नहीं चाहते, तो उनको कब से कब तक ट्राई नहीं करना चाहिए, 10 से लेकर के 17 डेज के बीच में, ठीक है। Therefore, by abstinence from coitus during this period, conceptions could be prevented. Withdrawal of penis or coitus interrupt is another method in which male partner withdraw his penis. Male partner क्या करेगा, पेनिस को निकाल लेगा, external genitalia को, from the vagina just before ejaculation, यानी सीमेन बाहर आने से पहले, so as to avoid the insemination, यानी स्पर्म की एंट्री को अवॉइड कर देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा, लैक्टेशनल एमिनोरिया। Absence of menstrual cycle method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation, यानी menstrual cycle नहीं होती है कब, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक, यानी जब तक बहुत अच्छे से मिल्क का सेक्रेशन हो रहा होता है मदर में, ठीक है। फॉलोइंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद। Therefore, as long as the mother breastfeeding feeds the child fully, चांस ऑफ कॉन्सेप्शंस आर ऑलमोस्ट नील। कॉन्सेप्शन मतलब क्या, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का चांस बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर, लगभग 6 महीने तक, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। कब तक मेरे बच्चों, सिर्फ 6 महीने तक ये ज्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, फॉलोइंग पार्चुरेशन, ये हमें पता हो गया।
As no medicines or device are used in this method, the side effects are almost nil. कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि नेचुरल मेथड है, कोई भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो केमिकल वगैरह, मेडिसिन वगैरह. चांस ऑफ फेलियर है ना, चांस ऑफ फेलियर भी होगा थ्रू दिस मेथड आर ऑल्सो हाई, यानी चांस ऑफ फेलियर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है. ये सारे पॉइंट मैंने आपको फ्लो चार्ट में मेंशन किए थे. ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखिए. बैरियर मेथड नेचुरल, याद रखिए टेम्परेरी का ही पार्ट है. कौन? बैरियर मेथड. बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मेटिंग, फिजिकल मेटिंग से रोका जाएगा बाय द हेल्प ऑफ बैरियर. सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए बैरियर अवेलेबल हैं. नंबर 1 कॉन्डम, ठीक है, आर बैरियर मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस. पेनिस को ये क्या करेगा, कवर करेगा इन मेल, और वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल. तो मेल के केस में कॉन्डम क्या करता है, पेनिस को कवर करता है, पेनिस को कवर कर लेगा. फीमेल के केस में सर्विक्स और वजाइना, यानी कॉन्डम मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है. किसका बना है, लेटेक्स या फिर रबड़ का. ठीक है, आगे देखिए. जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. तो जब इजैकुलेशन हुआ, अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर देखिए कॉन्डम है दिया गया है, ठीक है, ये फीमेल के लिए है कॉन्डम, ठीक है, मेल कॉन्डम यहां ऊपर है. ठीक है, तो होता क्या है, सीमेन जब आएगा तो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यहां पर सीमेन स्टोर हो जाता है. ठीक है, यहां पर स्पर्म रह जाएगा, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा सर. ठीक है, आगे देखिए. दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी. निरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. निरोध क्या है, एक पॉपुलर ब्रांड है किसका, कॉन्डम का. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल. यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज द सर्टेन ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट. कॉन्डम का लोगों ने इस्तेमाल करना और भी अच्छा कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इसके कुछ और फायदे हैं. क्या फायदे हैं? प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STI. STI क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, या इन्फेक्शन. और किससे मेरे बच्चों, एड्स से भी बचाता है. ठीक है, जैसे गोनेरिया, सिफिलिस हो गया, जो दूसरी डिजीज हो गई सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, उससे बचाएगा, और एड्स से भी बचाएगा. आगे देखिए. बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, यानी डिस्पोज कर दिए जाते हैं. ये नहीं, इसे सिर्फ आप एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और कहीं पर भी ऐसे कॉन्डम नहीं फेंके जा सकते. आप उसे प्रॉपर डिस्पोज करिए. ठीक है, डस्टबिन में ही डालिए. कैन सेल्फ इंसर्टेड, खुद से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. देयर बाई गिव प्राइवेसी, है ना, टू द यूजर, यानी खुद से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन है. आगे देखिए मेरे बच्चों. डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये क्या है, बैरियर हैं, लेकिन सिर्फ किसके थ्रू इस्तेमाल किए जाते हैं बताइए, फीमेल के थ्रू. क्या ये रीयूजेबल हैं? यस. ठीक है. आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, है ना. और क्या करेगी, और दे प्रिवेंट कंसेप्शंस बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स से यूटेरस में एंट्री ऑफ स्पर्म को ये ब्लॉक करता है. आगे देखो. दे आर रीयूजेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट कैसे हैं, रीयूजेबल हैं. स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड along with these barrier to increase their contraceptive efficiency. यस, मैंने बताया आपको कि मार्केट में कुछ केमिकल्स के फॉर्म में फोम, जेली, है ना, स्पर्मिसाइडल क्रीम प्रेजेंट होती हैं, जिनका आप इस्तेमाल इनके साथ कर सकते हैं, इन बैरियर के साथ. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जब मैं आपको बता रहा था तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी. नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, थर्ड वन हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज. ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे आप. अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUDs. ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं. दीज डिवाइस आर इंसर्टेड बाई डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना. वेजाइना के थ्रू कहाँ पे इंसर्ट करेंगे बताइए, यूटेरस में. अच्छा, किसी ने सोचा कि हमने IUDs को सर टेम्परेरी में क्यों रखा, है ना, परमानेंट में क्यों नहीं? क्योंकि मेरे बच्चों कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने कोई डिवाइस इंसर्ट कराई यूटेरस में, कई बार यूरिन
पास आउट करने के टाइम पर वो डिवाइस निकल जाती है। अब आपको पता नहीं चला कि यूरिन पास आउट करते वक्त वो डिवाइस निकल गई, तो आप तो यही सोचेंगे कॉपर टी है मेरे अंदर तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कॉपर टी निकल गया आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वहाँ पे चांस ऑफ फेलियर है। अब चांस ऑफ फेलियर है मतलब क्या, वो टेम्परेरी मेथड होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे देखिए, दीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। ठीक है, नंबर 1 कैसा है मेरे बच्चों, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज। एग्जाम्पल क्या है, लिप्स लूप है ना, लिप्स लूप जो होते हैं वो क्या, आईओडीज, पहला नॉन मेडिकेटेड। आगे देखिए, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज कौन से हैं, प्रोजेस्टेजर्ट, LNG 20। ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन को आगे लिखता है, पहले तो इनके एग्जाम्पल दे दिए कैटेगरी की, अब इनके फंक्शन आगे बताती है एनसीईआरटी। क्या कहती है, आईओडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म है ना विद इन द यूटेरस। अब ये किसका फंक्शन था बताइए, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज का, लिपिस लूप का। एंड द कॉपर रिलीजिंग आईओडीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को कम कर देगा। कौन, कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। एग्जांपल बताइए सर, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हो गए। आगे देखिए तीसरा, द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल, यूटेरस को क्या कर दिया, अनसुटेबल, किस चीज के लिए, इम्प्लांटेशन, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, और स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर दी गई, कहां पे बताइए, सर्विक्स के पास में। ठीक है, तो प्रिवेंट कर दिया गया। आगे देखिए, आईओडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। ठीक है, बोला कि जो प्रेगनेंसी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं या फिर 2 बच्चों के बीच में गैप कर देना चाहते हैं, तो उनके लिए आईओडीज ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, एक आइडियल है मेथड है। आगे देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, और इंडिया में इसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत अच्छे। आगे देखिए मेरे बच्चों, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर, वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर प्रोजेस्टोजिन और प्रोजेस्टोजिन एस्ट्रोजन, यानी ओरल जो कंट्रासेप्टिव होते हैं, याद रखना, जो ओरल कंट्रासेप्टिव होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टोजिन भी हो सकता है या फिर प्रोजेस्टोजिन के साथ एस्ट्रोजन भी हो सकता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन is another contraceptive method used by female. They are used in the form of tablet and hence are popularly called what, pills. तो जो oral contraceptive होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, pills कहते हैं, oral pills कहते हैं। Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably, क्या देख रहे हो सर, within the first 5 days, very very important, first 5 days of मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओरल पिल्स थी हमने उसे कब से स्टार्ट कर दिया था बताइए, कब से लेना स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जनरली 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम इसे प्रेफर करते हैं लेना। ठीक है, बहुत अच्छे। एनसीईआरटी की भयानक अंग्रेजी होती है ना। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुअल अकर, तो हम क्या करते हैं 21 दिन तक लेंगे, फिर उसके बाद छोटा सा गैप देंगे, उसके बाद ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी पीरियड्स आएंगे, फिर उसके बाद 5वें दिन से फिर से हम लेना स्टार्ट कर देंगे इस टैबलेट को। ठीक है, आगे देखिए, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, यानी कि ये फीमेल तब तक लेती रहेगी टैबलेट जब तक वो चाहे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। जब उसे लगेगा कि नहीं अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ तो इस दवा को वो बंद कर सकती है। क्लियर है। दे इनहिबिट ओवुलेशन, ये क्या करती है मेरे बच्चों, ओवुलेशन को इनहिबिट करेगी, एंड व्हाट, इम्प्लांटेशन एज वेल, है ना, इम्प्लांटेशन को भी रोकेगी। अल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी सर्वाइकल म्यूकस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगी जिससे स्पर्म की एंट्री ना हो पाए, जस्ट लाइक हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। याद रखना, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, सहेली आर न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल, मतलब नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, है ना, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी पड़ती है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, यानी इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम हैं लेकिन
इसकी जो वैल्यू है कंट्रासेप्टिव यानी प्रेगनेंसी को रोकने की काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छे सर। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे बच्चों क्या लिखता है, क्या लिखती है एनसीईआरटी, क्या लिखती है। एक एक लाइन मैच कर रही है, एक एक लाइन मैच कर रही है मेरे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी। प्रोजेस्टोजन alone or combination with the estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin। अच्छा, इम्प्लांटेशन का भी एक काम होता है, इसमें भी याद रखना, या तो सिर्फ प्रोजेस्टोजन होगा जस्ट लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव, या फिर प्रोजेस्टोजन प्लस एस्ट्रोजन होगा। तो इसे हम अपने बॉडी में कहीं पर भी इम्प्लांट करा सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे इम्प्लांट कर लो, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मैच स्टिक्स होती है ना माचिस की तीली, वैसा ही कुछ साइज होता है बट फ्लेक्सिबल होता है। तो उसे इम्प्लांट कर लेंगे तो ये धीरे धीरे 4-5 साल तक आराम से प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन रिलीज करता रहेगा, और जब तक ये रिलीज करता रहेगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। समझ पा रहे हैं? जी हाँ। आगे देखो बेटा, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। किसकी तरह है? पिल्स की तरह है, ठीक है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, और काफ़ी टाइम तक ये काम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईओडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। यानी ये जो आप ले रहे हैं ओरल कंट्रासेप्टिव वगैरह या आईओडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर है कि इन टैबलेट्स वगैरह को आप 72 आवर्स के अंदर ही ले लें, तब ये ज़्यादा काम करेंगे अच्छे से। एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप के केस में इसे अवॉइड किया जा सकता है प्रेगनेंसी को इसके थ्रू। एंड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी विदाउट कॉन्डम अगर आपने इंटरकोर्स आप किसी के साथ फिजिकल हो चुके हैं तो उस केस में भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए सर, परमानेंट मेथड स्टरलाइजेशन का आ गया केस। यहाँ से देखिए, स्टरलाइजेशन मेथड आल्सो कॉल्ड, है ना, सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड व्हाट, स्टरलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मतलब क्या? आखिरी इलाज, है ना, लास्ट का एक ही उपाय। जब 4-5 बच्चे हो गए आपके, भैया बस हो गया, बहुत बच्चे हो गए, अब ऑपरेशन करा लेते हैं, यही कहते हैं लोग, अब ऑपरेशन करा लेना। ऑपरेशन मतलब या तो मेल होगा तो क्या कराएगा? वैसेक्टॉमी, फीमेल होगी तो क्या करेगी? ट्यूबेक्टॉमी। क्लियर? टू प्रिवेंट एनी मोर, है ना, आगे की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अच्छा, आगे देखो मेरे बच्चों क्या कहता है ये प्रेगनेंसीज। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफर, है या गैमेट ट्रांसपोर्ट, है ना, गैमेट के ट्रांसपोर्ट के ये रोक देता है। एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल कॉल्ड व्हाट? वैसेक्टॉमी। स्टरलाइजेशन का मेथड जो मेल में होता है उसे बोलते हैं वैसेक्टॉमी, एंड दैट इन फीमेल कॉल्ड व्हाट? ट्यूबेक्टॉमी। In vasectomy, small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum। यानी स्क्रोटम के पास में छोटा सा कट लगाते हैं, वहां पर जो वास डिफरेंस होती है उसमें छोटा सा कट लगा देंगे, उसे बांध देंगे, या फिर वहीं पर एक ब्लॉक कर देंगे उसे, ठीक है। अच्छा, आगे देखो मेरे बच्चों। Whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through the small incision in the एब्डोमेन और थ्रो वजाइना। तो वजाइना या फिर एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, वहां पर छोटा सा कट लगा के हम फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देते हैं, ठीक है। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी 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 पुअर। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इफेक्टिव है बट रिवर्सिबिलिटी कैसी है? बहुत पुअर है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहती है एनसीईआरटी? आगे क्या कहती है? इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with a qualified medical professionals. One must such remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health। तो बोला भैया कि अगर आप इन कंट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल करते हैं, दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर गायनेकोलॉजिस्ट या किसी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से आप सलाह बिना लिए इसको इस्तेमाल मत करिए, और इसे हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं पूरी लाइफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं इन टैबलेट्स वगैरह को, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दैट इज कंसेप्शन, प्रेगनेंसी। वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस pregnancy due to personal reason. No doubt
the wider spread use of these method have a significant role in checking uncontrolled growth of population। तो बोला है कि इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, हालांकि ये नेचर के खिलाफ है कि आप प्रेगनेंसी को रोक रहे हो, है ना। दो बच्चों के बीच में अगर गैप देना है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और बोला है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई उसको रोक सकते हो, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये तो अगेंस्ट नेचर ही है, ठीक है। अच्छा, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थॉट, ब्लीडिंग, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored। तो बोला है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों का, तो हो सकता है कि आपको नोजिया हो, मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग हो, ऐसा लगे कि जी मचला रहा है, वॉमिट हो जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है ना। ब्रेक थॉट हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कॉपर टी आपने यूटेरस में इंसर्ट किया लेकिन हो सकता है वो पिंच कर जाए, चुभ जाए अंदर, है ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ें दिख सकती है। अनइवन ब्रेस्ट हो सकता है, यानी ब्रेस्ट का साइज, किसी एक ब्रेस्ट का साइज बड़ा, किसी एक ब्रेस्ट का साइज छोटा हो सकता है। कैंसर हो सकता है ना। और इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि बहुत ही इन सारी चीज़ों का बहुत ही ना के बराबर साइड इफेक्ट होना चाहिए और रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। यानी कि जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक करें, जब नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सके, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, MTP हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, MTP ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो MTP की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, है ना। इसी को बोलते हैं STDs भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका अलग अलग नाम है। ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए